Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Hello, dear students, welcome to lecture number 7 of chapter number 14 of NBF Biology second year. And today, we are going to discuss the transport of gases, particularly, carbon dioxide transport. So, let's start the lecture. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, कल का जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में डिस्कस किया था और हमने ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के सिलसिले में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को कवर कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से मुतालिक होगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा बच्चों, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? जैसे आपको मैंने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के मुतालिक बताया था कि ऑक्सीजन लंग से टिश्यू की तरफ ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट टिश्यू बेड से लंग्स की तरफ होगी। फ्रॉम टिश्यू बेड टू द लंग्स। और वो टिश्यू बेड कहां पर है? वो टिश्यू बेड इवन लंग के बिल्कुल करीब भी हो सकता है और लंग से बहुत दूर भी हो सकता है। तो इस तरह से फ्रॉम टिश्यू बेड टू लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट होती है। टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रहा होता है और उसको हम लंग्स के जरिए बाहर एक्सपेल करते हैं। टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जनरेट होता है, ये बात हम इस चैप्टर के आगाज में कर चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज द प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन टिश्यू बेड में परफॉर्म हो रहा है और उस सेलुलर रेस्पिरेशन की ये प्रोडक्ट है। तो इस तरह से ये टिश्यू बेड से ओरिजिनेट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और लंग्स तक इनको पहुंचाया जाता है। लंग्स से फिर इनको बॉडी से बाहर एक्सपेल कर दिया जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट तीन मुख्तलिफ तरह से मुमकिन है। सबसे ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन होती है वो एज बाइकार्बोनेट आयंस है। एज बाइकार्बोनेट आयंस। एज बाइकार्बोनेट आयंस तकरीबन टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का 70% ट्रांसपोर्ट होगा। 70% ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज बाइकार्बोनेट आयंस। दूसरी मेजर फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन की है एज अटैच विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जो इसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो तकरीबन 23% ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड एज अटैच विद द हीमोग्लोबिन, यानी आरबीसी के जरिए ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और तीसरा जो मेजर टाइप है ट्रांसपोर्टेशन का वो है एज डिसॉल्व इन प्लाज्मा। एज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा। प्लाज्मा जो कि लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड है, तो प्लाज्मा के अंदर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व फॉर्म में भी ट्रांसपोर्ट होती है। दैट इज 7% ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन इन तीन में से किसी भी एक तरह से होगा। सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो हम यहाँ पे पहले देखते हैं कि बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो किस तरह से। एज बाइकार्बोनेट आयंस। एज बाइकार्बोनेट आयंस इनका ट्रांसपोर्ट कुछ इस तरह से होना है कि एक्चुअली ये टिश्यू बेड में से जब कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है ना, तो देखो ये जो हमारा टिश्यू बेड है, सपोज करो कि ये हमारे बॉडी के सेल्स हैं। दीज आर द बॉडी सेल्स और ये बॉडी सेल्स जनरेट करें कार्बन डाइऑक्साइड को बाय सेलुलर रेस्पिरेशन। और उसके बाद फिर आपको ये कैपिलरी की वॉल शो कर रहे हैं। दिस इज वॉल ऑफ द कैपिलरी। कैपिलरी की वॉल भी इस तरह से एलोंगेटेड सेल्स पर मुश्तमिल होती है। एलोंगेटेड फ्लैटेंड सेल्स, इस पर मुश्तमिल ये कैपिलरी वॉल आप देख रहे हैं।
और विद इन कैपिलरी क्या मौजूद है, विद इन कैपिलरी आरबीसीज प्रेजेंट है। तो ये कैपिलरी वॉल को क्रॉस करती हुई कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसीज के अंदर दाखिल होगी। आरबीसी का स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको पहले भी डेमोन्स्ट्रेट किया था कि आरबीसी ये सेंटर से थोड़ा सा नैरो होते हैं, जबकि एंड्स इनके थोड़े से ब्रॉड होते हैं। ये कमोबेश इस तरह का स्ट्रक्चर आपको आरबीसी में नजर आएगा। आरबीसी का ये सेक्शन यूं कट करके दिखाया हुआ है, ट्रांसफर सेक्शन। अदरवाइज मैंने आपको कहा था कि आरबीसी ये बुनियादी तौर पर एक सर्कुलर डिस्क है। ये देखो इस तरह से सर्कुलर डिस्क है, तो ये थोड़ा सा इसको कट करके हमने दिखाया, तो आपको साइड व्यू से ये ऐसे नजर आ रहा है। बाकी थोड़ा यहां पर आपको ये ऐसे डिप्रेशन सी नजर आ रही है, दिस इज समवॉट डिप्रेशन। अच्छा, अब होता यह है कार्बन डाइऑक्साइड जब ये यहां से जनरेट होगी टिश्यूज में से, तो टिश्यूज में से कार्बन डाइऑक्साइड ये ब्लड कैपिलरीज की वॉल को क्रॉस करती हुई दाखिल हो जाएगी इनटू द आरबीसी। पहले ये प्लाज्मा में आएगी, यहां पर प्लाज्मा है ब्लड कैपिलरीज के अंदर। ये आप कैपिलरी वॉल देख रहे हैं, दिस इज कैपिलरी वॉल, और ये रेड ब्लड सेल। तो कैपिलरी वॉल को ये क्रॉस करती हुई कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड प्लाज्मा में पहले पहुंचती है, और फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा द कार्बन डाइऑक्साइड इज अपटेकन बाय द आरबीसीज। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसीज में दाखिल हो गई। विद इन आरबीसी कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर। आरबीसी साइटोप्लाज्म के अंदर जो वाटर प्रेजेंट होता है उसके साथ इसका रिएक्शन होगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन H2CO3 is formed. H2CO3 इसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड। H2CO3 is कार्बोनिक एसिड। तो ये कार्बोनिक एसिड इज फॉर्म्ड। तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड की फॉर्मेशन इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम नोन एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब याद कीजिए, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये वही एंजाइम है जो आपने कल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा था। ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जो बाइंड करना है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज के जरिए कैटलाइज होता है। और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड जब ये आरबीसी साइटोप्लाज्म में पहुंचती है तो वाटर के साथ इसका रिएक्शन भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज के जरिए कैटलाइज होगा और रिजल्ट में कार्बोनिक एसिड फॉर्म हो जाएगा। कार्बोनिक एसिड ये अनस्टेबल मॉलिक्यूल होता है, ज्यादा देर तक स्टे नहीं करता। कार्बोनिक एसिड ये क्विकली स्प्लिट करता है इनटू बाइकार्बोनेट आयंस एंड H+ आयंस। इसमें से दो चीजें बनती हैं, H+ आयंस और दूसरा बाइकार्बोनेट आयंस। H+ आयंस और HCO3 नेगेटिव आयंस। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कैटलाइज्ड बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेज। इस जगह पर भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन्वॉल्व है। असल में कार्बोनिक एनहाइड्रेज की जो एक्टिव साइट होती है ना, ये बड़ी फ्लेक्सिबल होती है और इस वजह से इसकी एक्टिव साइट पर चूंकि गुंजाइश मौजूद है, लिहाजा ये आपको रिलेटेड सबस्ट्रेट्स उसके ऊपर बाइंड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपने फर्स्ट ईयर में एंजाइम में एक आइडिया पढ़ा था ना कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल, तो ये इंड्यूस्ड फिट मॉडल को शो करने वाला एक एंजाइम है। ठीक है, तो इस तरह से जब ये HCO3 फॉर्म हो जाते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी के अंदर, याद रखो ये सारे रिएक्शन साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी में हो रहे हैं, ये ब्लड प्लाज्मा में नहीं हो रहे हैं। अक्सर MCQs में यहाँ पर ये बात पूछी जाती है कि ये जो रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर के साथ, ये कहाँ पर हो रहा है, तो प्लाज्मा में हो रहा है या आरबीसी के साइटोप्लाज्म में हो रहा है। तो आपने प्लाज्मा को हरगिज पिक नहीं करना। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर इन द आरबीसी साइटोप्लाज्म। ये प्लाज्मा में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? प्लाज्मा में क्या वाटर मौजूद नहीं होता? आप क्या समझते हैं, प्लाज्मा में ये क्यों वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट नहीं करता? क्या प्लाज्मा में वाटर मौजूद नहीं होता? जी
कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम नहीं होता। वेल डन, शाबाश। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जिसने इस रिएक्शन को कैटेलाइज करना है, दैट एंजाइम इज एक्चुअली प्रेजेंट इन द आरबीसी साइटोप्लाज्म। लिहाजा ये रिएक्शन आरबीसी के साइटोप्लाज्म में होगा, प्लाज्मा में नहीं होगा। और इसी तरह से जब ये H2CO3 बन जाता है कार्बोनिक एसिड, तो इसकी ये डिसोसिएशन भी ये प्लाज्मा के अंदर ही हो रही है, क्योंकि इसके लिए भी एंजाइम चाहिए। तो एंजाइम की वजह से ये एक्टिविटी सिर्फ आरबीसी साइटोप्लाज्म में ही कन्फाइंड है। अच्छा, अब जब ये HCO3 बन गए ना, बाइकार्बोनेट आयंस बन गए, तो अब ये बाइकार्बोनेट आयंस ये आरबीसी के अंदर स्टे नहीं करते, बल्कि ये इससे बाहर निकल आते हैं। आरबीसी से बाहर कहाँ चले जाते हैं? ये दोबारा प्लाज्मा में ये चले जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो HCO3 है, HCO3 जब ये यहाँ से बाहर निकलते हैं, तो इनको यहाँ से बाहर निकालना, ये देखिए HCO3 ये यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, और इसके बदले में आरबीसी साइटोप्लाज्म क्या करता है कि एक और आयन को अपने अंदर अपटेक कर लेता है, दैट इज क्लोराइड आयंस। क्लोराइड आयंस भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और HCO3 भी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो असल में ये HCO3 और क्लोराइड आयंस की मूवमेंट के लिए ये एक ही कॉम्प्लेक्स चैनल है। इस चैनल को कहते हैं, जो कि आरबीसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये चैनल मौजूद है, इसे कहते हैं HCO3 क्लोराइड आयन चैनल। HCO3 यानी बाइकार्बोनेट क्लोराइड आयन चैनल। तो HCO3 क्लोराइड आयन चैनल is responsible for the exchange of these ions. During this exchange, HCO3 moves outward in the plasma of the blood, जबकि क्लोराइड आयंस आर अपटेकन बाय द रेड ब्लड सेल, ताकि वो जो आयनिक बैलेंस है ना वो बरकरार रहे, ना ही प्लाज्मा के अंदर आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब हो, ना आरबीसी साइटोप्लाज्म के अंदर आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब हो। तो इस पर्पस के लिए ये HCO3 क्लोराइड आयन चैनल यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है, जो इनको एक्सचेंज करता है। दिस exchange of two ions between plasma and RBC cytoplasm is known as Hamburger's phenomenon, या इसको क्लोराइड आयन शिफ्ट कहा जाता है। This phenomenon is known as, इसे क्लोराइड आयन शिफ्ट भी कहा जाता है, क्लोराइड आयन शिफ्ट, या इसको हैम्बर्जर्स फेनोमेनॉन भी कहते हैं। हैम्बर्जर्स फेनोमेनॉन। सो दिस हैम्बर्जर्स फेनोमेनॉन या क्लोराइड आयन शिफ्ट, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, अक्सर यहां से ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज क्लोराइड आयन शिफ्ट या व्हाट इज हैम्बर्जर्स फेनोमेनॉन। तो आपने बताना है कि दिस इज exchange of bicarbonate ions and chloride ions between blood plasma and RBC cytoplasm during the transport of carbon dioxide. This is called Hamburger's phenomenon. ये Hamburger's phenomenon किस जगह पर होगा? ये जो ionic exchange हो रहा है ये किस जगह पर होगा? So it will occur in the blood when it is passes through the tissue bed. ठीक है, टिश्यू बेड में ये एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, जब ये ब्लड टिश्यू बेड से गुजर रहा है। ब्लड में तो हो रहा है, लेकिन किस वक्त हो रहा है? जब ब्लड टिश्यू बेड से गुजर रहा है, उस वक्त ये एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। अच्छा, अब ये जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं ये तो बाहर निकल गए, क्लोराइड आयंस अंदर आ गए। तो अब ये जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं ये बाहर निकलने के बाद दे विल कंबाइन विद सोडियम, और सोडियम के साथ कंबाइन करके ये बना लेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में इसकी ट्रांसपोर्टेशन होनी है। अच्छा, दूसरी तरफ ये जो साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी है, यहां पर क्या हुआ? साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी में जब ये H आयंस लिबरेट होंगे कार्बोनिक एसिड की डिसोसिएशन से, और साथ ये HCO3 आयंस बने थे, तो HCO3 आयंस का तो आपने देख लिया कि उसका क्या हुआ, लेकिन व्हाट अबाउट द H आयंस?
असल में जब ये H2CO3 टूटता है और H आयंस यहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं तो इसकी आरबीसी साइटोप्लाज्म की पीएच के ऊपर क्या इफेक्ट आ सकता है ड्यू टू द रिलीज ऑफ H आयंस। तो पीएच विल बी रिड्यूस्ड, क्योंकि H आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो ऐसी सूरत में पीएच टेंड्स टू रिड्यूस। लेकिन हमारे ब्लड के अंदर ना बफरिंग एक्शन पाया जाता है। बफर, आपको मैंने बताया था कि बफर ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं जो पीएच सेंसिटिव, पीएच रेजिस्टेंट होता है। बफर ऐसा सॉल्यूशन है जो पीएच रेजिस्टेंट होता है। तो जो H प्लस आयंस क्या यहाँ पर एक्सेस हो रहा है ना, H प्लस आयंस ज्यादा होते जा रहे हैं, तो H प्लस आयंस के ज्यादा होने से यहाँ पे जो पीएच है ना वो डिक्रीज होने की कोशिश करती है। लेकिन चूंकि यहाँ पर बफरिंग एक्शन पाया जाता है तो वो बफरिंग एक्शन क्या करता है, वो बफरिंग एक्शन ये करता है कि आरबीसी के साइटोप्लाज्म में उस वक्त हीमोग्लोबिन भी मौजूद होता है और वो हीमोग्लोबिन उस वक्त Hb4O2 ऑक्सीजन को अपने साथ इसने बाइंड किया हुआ था। तो ये Hb4O2 क्या करेगा, ये फौरन डिसोशिएट कर जाएगा। आरबीसी के साइटोप्लाज्म में ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन भी इस वक्त मौजूद होगा। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन Hb4O2 ये डिसोशिएट कर जाएगा और जैसे ही डिसोशिएट करता है तो ऑक्सीजन इसकी यहां से निकलकर टिश्यूज की तरफ चली जाती है। टिश्यूज विल एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन, जबकि Hb, खुद Hb क्या करेगा, Hb कंबाइंस विद H आयंस। तो Hb H आयंस के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, HHB। व्हाट इज HHB? HHB is hemoglobinic acid. Hemoglobinic acid HHB will be produced at this point. तो HHB का बनना, हीमोग्लोबिनिक एसिड का बनना, ये पीएच को स्टेबलाइज कर देगा। H आयंस के रिलीज की वजह से जो पीएच नीचे की तरफ जा रही थी वो पीएच अब ड्रॉप नहीं हो पाएगी और इस तरह से हीमोग्लोबिन इन एक्स्ट्रा H आयंस को पिक करके हीमोग्लोबिनिक एसिड बना लेता है और अपनी ऑक्सीजन लूज भी कर देता है। तो अगर आपसे पूछा जाए ना कि भाई ये हीमोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन लूज कैसे करता है, तो हीमोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन लूज इसी तरह से करता है कि जब ये आरबीसी टिश्यू बेड में पहुंचते हैं ना तो वहां पर टिश्यू बेड में चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही अपटेक होगा आरबीसी के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बनाएगा और कार्बोनिक एसिड टूट के H आयंस रिलीज करेंगे। तो H आयंस का जो एक्सेस होता है यानी लो पीएच ऑफ द साइटोप्लाज्म, इट इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ Hb4O2। ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है इसकी डिसोसिएशन में ये लो पीएच भी मैटर करती है। तो जैसे ये पीएच लो होने लगेगी ये टूट जाएगा और ये जैसी ऑक्सीजन रिलीज होगा तो Hb फौरन हाइड्रोजन आयंस को कंबाइन करके अपने साथ हीमोग्लोबिनिक एसिड बना लेगी। इस तरह से पीएच भी स्टेबलाइज हो गई और ऑक्सीजन भी यहाँ पे डिलीवर हो गया। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये टिश्यू बेड में ये सारे फेनोमेना परफॉर्म हो रहे हैं और बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड लोड होता जा रहा है ब्लड के अंदर और ब्लड अब इनको कैरी करेगा टू द लंग्स। यहां तक बात समझ में आई आपको जी? तो उसके बाद फिर देखो जब ये लंग्स में पहुंच जाता है तो वहां पर जाकर क्या होगा, लंग्स में पहुंचकर अब यही जो आरबीसीज थे उनको दोबारा हम यहां पे ड्रॉ करते हैं। ये आप उसी तरह से आरबीसी ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये वही आरबीसी का आपको सेक्शन कट करके दिखाया, दरमियान से नैरो और साइडेंस की थोड़ी सी हिस्सा स्वैलन है। अब यहां पर पहुंचकर क्या होगा, यहां पर आपको ये इसी तरह से ब्लड कैपिलरी की वॉल भी शो की जा रही है, द वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरी। इस डायग्राम की आपने भी प्रैक्टिस करनी है, ये बहुत ही अहम डायग्राम है। अच्छा, और फिर उसके बाद ये आपको वो एल्वुलाई दिखाएंगे यहाँ पे, एल्व्यूलर सरफेस। एल्व्यूलर सरफेस इज आल्सो जस्ट वन सेल थिकेंड। यहाँ पर भी आपको इस तरह से जस्ट वन सेल थिकनेस नजर आएगी। ये इस तरह से फ्लैटेंड सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स विच फॉर्म द एल्व्यूलस। जी, तो ये एल्व्यूलस आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये कैपिलरी वॉल और फिर वो एल्व्यूलस आपको दिखाया और ये आरबीसी, रेड ब्लड सेल, दिस इज कैपिलरी वॉल अगेन
and this is alveolus. तो इस जगह पर अब ये एक्सचेंज होना है। अब होगा क्या कि वो जो बाइकार्बोनेट आयंस यहां पे मौजूद थे, ये बाइकार्बोनेट आयंस HCO3 ये यहां से साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी के अंदर अपटेक होते हैं फ्रॉम द प्लाज्मा, क्योंकि थ्रू आउट द प्लाज्मा ये सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, सोडियम बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में ये ट्रैवल करते रहते हैं। अब ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये टूट गया है और HCO3 बाइकार्बोनेट आयंस ये साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी के अंदर अपटेक हो जाएंगे। तो जैसे ये अपटेक होते हैं तो क्लोराइड आयंस यहाँ से बाहर मूव कर जाते हैं। अब क्लोराइड आयंस को यहाँ पे रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब HCO3 जब अंदर दाखिल होंगे तो अंदर दाखिल होने के बाद सबसे पहले HCO3 इनके साथ H आयंस को कंबाइन किया जाता है, ताकि H आयंस के साथ ये कंबाइन करके दे बिकम H2CO3 H2CO3 बन जाए। अब ये जो H2CO3 दैट इज कार्बोनिक एसिड अगेन फॉर्म हो गया। तो कार्बोनिक एसिड इट विल स्प्लिट इनटू वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इससे इस तरह प्रोड्यूस हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड जी सर आपने अभी कहा था कि HCO3 बाहर निकलेगा और क्लोराइड आयंस अंदर जाएंगे। हाँ। तो HCO3 बाहर Na के साथ ज्वाइन करके NaHCO3 बना लेगा। अभी तो आप इसमें अंदर लेकर जा रहे हैं आयंस। अब ये आपको मैंने जगह भी दूसरी दिखाई है ना। अब ये लंग्स में पहुंच चुका है ब्लड, पूरी बॉडी के अंदर ये ब्लड ट्रेवल करते हुए ये कहाँ पे पहुंच गया, लंग्स के अंदर। ये देखो ये जो एल्विला है ये कहाँ पर मौजूद है, हमारे लंग्स के अंदर मौजूद है ना। जो मैंने पिछली डायग्राम आपको बना के दिखाई थी वो हमने दिखाया था टिश्यू बेड। देखो दिस वन इज द टिश्यू बेड, ये टिश्यूज हैं, टिश्यू बेड। तो टिश्यू बेड में बेटे ये वाला रिएक्शन प्रोसीड करेगा। टिश्यू बेड से कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही होती है और ये इस डायरेक्शन में रिएक्शंस परफॉर्म होंगे। लेकिन अब यहाँ पर पहुंचकर, यहाँ पर लंग्स में पहुंचकर ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में शुरू हो जाएंगे, यानी बाइकार्बोनेट आयंस वो सोडियम को छोड़ देंगे। पहले ये सोडियम के साथ थे ना, तो सोडियम अलग हो जाएगा NaHCO3, तो ये सोडियम को छोड़ के अब ये इधर मूव कर गए, सोडियम अलग हो गया। और सोडियम अलग होने के बाद ये जो क्लोराइड आयंस बाहर आएंगे इनके साथ कंबाइन कर जाएगा। HCO3 यहाँ से अपटेक होंगे और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके ये कार्बोनिक एसिड बनाएंगे। ठीक है, समझ आई बात। अब तो अब देखो ये HCO3 प्लस H आयंस अब ये दोनों कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बन गए और कार्बोनिक एसिड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर टूट गया। तो उसके बाद अब ये कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी से बाहर निकलेगी और बाहर निकलकर कार्बन डाइऑक्साइड ये कैपिलरी वॉल को क्रॉस करते हुए ये एल्वियोलस के अंदर दाखिल हो जाएगी, क्योंकि ये कैपिलरी के अंदर था ना पहले तो ब्लड, तो अब ब्लड से ये निकल आई कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये डिफ्यूज करके चली जाएगी इनटू द एल्वियोलर एयर। तो इस तरह से हम इसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये इस तरह से अंदर दाखिल हुई है वापस। ये रिएक्शंस भी आपने याद रखना है कि इन रिएक्शंस को भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज ही कैटलाइज करता है। दीज रिएक्शंस आर आल्सो कैटलाइज्ड बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो आपने रिएक्शंस देखे ना, तो फॉरवर्ड रिएक्शंस ये कैसे परफॉर्म हो रहे हैं और बैकवर्ड रिएक्शंस कैसे परफॉर्म हो रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड असल में ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर डिपेंड कर रही होती है। जैसे इन केस ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर इन द टिश्यू देन ब्लड। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, जब भी कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर टिश्यूज के अंदर हायर होगा देन ब्लड, तो ऐसी सूरत में वो जो पहले वाले रिएक्शंस थे वो परफॉर्म होंगे। ठीक है, आपने ये याद रखना है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट है ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं। द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिपेंड्स अपॉन, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट डिपेंड्स अपॉन partial pressure of carbon dioxide, partial pressure
ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर इन द टिश्यूज देन ब्लड, तो उस वक्त वो रिएक्शंस परफॉर्म होंगे। व्हेन PCO2 partial pressure of carbon dioxide is higher in tissues than blood, और ये कहां पर होगा, ये टिश्यू बेड वाले रीजन के अंदर होगा कि ब्लड के मुकाबले में टिश्यूज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। उस वक्त कौन से रिएक्शंस होंगे, उस वक्त वो फॉरवर्ड रिएक्शंस होंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर जब ये इसका रिवर्स टेक प्लेस होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर ज्यादा होती है और एल्वुलाई के अंदर इसकी कंसंट्रेशन कम होती है, तो उस वक्त वो रिवर्स रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं। हाउएवर इन केस ऑफ partial pressure of CO2 is higher in blood than outside the blood, as in case of lungs, तो फिर क्या होगा, ये रिवर्स रिएक्शंस परफॉर्म होंगे। If PCO2 is higher in blood than alveoli, ठीक है, एल्वुलाई में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है और जबकि इस वक्त ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ऐसी सूरत में वो रिवर्स रिएक्शंस शुरू हो जाने ये वाले, यानी HCO3 विल कंबाइन विद H+ आयन टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, और ये टूट के दोबारा वाटर और CO2 बनाएगा, सो दैट CO2 कैन बी रिलीज आउटसाइड। और जब ये आपने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन टिश्यूज के अंदर ज्यादा है, ब्लड के अंदर कम है, तो उस वक्त ब्लड में लोडिंग हो रही थी। आप इसको सिंपली यूं याद रख लें कि जब ये वाली सिचुएशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड इज लोडेड इन द ब्लड, CO2 इज लोडेड इन ब्लड। ब्लड के अंदर CO2 कब लोड होता है, व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर इन टिश्यूज देन ब्लड, देन CO2 will be loaded in the blood। और ये कौन सी जगह पर ये लोडिंग हो रही होगी, टिश्यू बेड के अंदर ये लोडिंग हो रही होती। उसके बाद फिर इसी तरह से व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर इन ब्लड देन एल्वुलाई, तो फिर क्या होगा, इसकी वजह से CO2 इज लॉस्ट या रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड, ब्लड से ये रिमूव हो जाएगी टू द एल्वुलाई, एल्वुलाई में चली जाएगी, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने ये दोनों सिचुएशंस याद रखनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन व्हाट, इट डिपेंड्स अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब टिश्यूज के अंदर हायर होता है, तो ऐसी सूरत में ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लोडिंग इसकी शुरू हो जाती है, और जब ये ब्लड के अंदर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लॉस होना शुरू हो जाएगी और वो एल्वुलाई में जाना शुरू हो जाएगी। तो ये वाला जो फेनोमेनॉन है लॉस वाला, ये लंग्स के अंदर परफॉर्म हो रहा है व्हेन ब्लड पासेस थ्रू द लंग्स, और जब ये ब्लड टिश्यू बेड से पास कर रहा है उस वक्त ये वाला फेनोमेनॉन हो रहा है। तो इनको हम कहते हैं रिवर्स रिएक्शंस। ये वाले कौन से रिएक्शंस हैं, रिवर्स रिएक्शंस, ये रिवर्स रिएक्शंस कहलाएंगे। और ये रिवर्स रिएक्शंस कब परफॉर्म होते हैं, जब ये वाली सिचुएशन होगी। और इससे पहले जो मैंने आपको रिएक्शंस दिखाए थे, ये दरअसल फॉरवर्ड रिएक्शंस थे, दे आर कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शंस। सो फॉरवर्ड रिएक्शंस ये कब होते हैं, when concentration of CO2 यानी when partial pressure of CO2 is higher in tissues than blood, उस वक्त ये रिएक्शंस होंगे। चलें इसके ऊपर भी हम ये पॉइंट ऐड कर देते हैं कि when CO2 PCO2 is higher in tissues than ब्लड, तो उस वक्त ये सारा फेनोमेनॉन होना है। और ये वाला सारा फेनोमेनॉन कब होना है, व्हेन
PCO2 is higher in blood than surrounding tissues, surrounding parts, जो इसके सराउंडिंग पार्ट्स हैं, तो उन सराउंडिंग पार्ट्स के मुकाबले में ब्लड के अंदर जब PCO2 हायर होगा तो ये वाले रिएक्शंस परफॉर्म होने। ठीक है जी, अब आपको ये बात क्लियर होगी, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? अब इसके अंदर देखो, ये बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको बड़ा अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज बाइकार्बोनेटाइंस। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड का एज बाइकार्बोनेटाइंस ये पूरा ट्रांसपोर्ट एक्सप्लेन करना होगा, और इसके अंदर आपको ये सारी डायग्राम्स वगैरह भी ड्रॉ करनी है। इसके अलावा यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने भी आपको बताए थे, हैम्बर्जर्स फेनोमेनॉन, उसको आप याद रखिए, हैम्बर्जर्स फेनोमेनॉन। इसके अलावा एक और शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर कि ये जो रिएक्शंस हैं ये इनके मुतालिक पूछा जा सकता है कि इस स्टेट में रिएक्शंस किस तरह के होंगे और ये वाली जो स्टेटस में रिएक्शंस कैसे होंगे। फिर यहाँ पर हमने एक और पॉइंट की तरफ तवज्जो दिलाई थी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है वो किस पर डिपेंड कर रहा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड एंड टिश्यूज पर डिपेंड कर रहा होता है। तो ब्लड और टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन चेंज होने से ये मुख्तलिफ डायरेक्शंस में ये रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने यहाँ पे ऑब्जर्व की वो था हीमोग्लोबिनिक एसिड, HHB। अक्सर MCQs में HHB पूछा जाता है, तो यहाँ पर ये हीमोग्लोबिनिक एसिड का क्या रोल है, या आपसे यूँ पूछा जाए कि हाउ हीमोग्लोबिन इज इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस ऑफ ब्लड pH, ब्लड pH को मेंटेन करने में हीमोग्लोबिन का क्या किरदार है। तो आपने कहना है कि व्हेन ब्लड इज रीच्ड इन द टिश्यू बेड, ठीक है, जब ये ब्लड टिश्यू बेड में पहुंच गया, oxyhemoglobin quickly dissociates to release its oxygen and the hemoglobin combines with H ions to form HHB. In this way it regulates the pH of the blood. तो इस तरह से आपने ये हीमोग्लोबिन का रोल ब्लड की pH मेंटेन करने के वाले से बयान करना है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इसके ऊपर भी खास तौर पर आप तवज्जो दीजिए। ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरा अब मेथड क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट का, वो अभी आपको मैंने बताया था कि एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, when hemoglobin is combined with carbon dioxide, then it becomes कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, HbCO2। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी इसे कहा जाता है, या इसके लिए ज्यादा अप्रोप्रिएट टर्म होती है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, या फिर इसके लिए एक और टर्म यूज की जाती है कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। वो क्यों? वो इस वजह से कि दरअसल जब कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबाइन करती है ना, जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के साथ कॉम्बिनेशन वो दरअसल कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन आमतौर पर कंसिडर किया जाता है। लिहाजा जब कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ कंबाइन करेगी तो इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की बजाय कार्बामीनो हीमोग्लोबिन ये ज्यादा प्रेफर किया जाता है। बहरहाल ये जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है ये टर्म भी किसी हद तक इस मकसद के लिए यूज की जाती है, लेकिन आप याद रखिए कि असल में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन टर्म इज मोर स्पेसिफिक फॉर द मॉलिक्यूल इन विच हीमोग्लोबिन इज कंबाइंड विद कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब ये कंबाइन हुआ होगा तो उस स्टेट में इसको ज्यादा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन समझा जाता है, और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ कंबाइन हो जाए तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन टर्म भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रेफरेबल टर्म क्या होगी? कार्बामीनो हीमोग्लोबिन। ये रिएक्शन भी इत्तेफाक से कार्बोनिक एनहाइड्रेज के जरिए ही कैटालाइज होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज।
तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इस लिहाज से आप देखें कितना इंपॉर्टेंट एंजाइम है। आपसे अगर नेम्स पूछे जाएं, एग्जाम्पल्स पूछी जाएं कि राइट डाउन द एग्जाम्पल्स ऑफ राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज इन द ब्लड, तो ब्लड के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज के फंक्शंस पूछे जाएं तो आप ये कितने सारे इसके फंक्शंस पॉइंट आउट कर सकते हैं। यानी फंक्शंस पॉइंट आउट करने से मतलब है कि आपने इसके रिएक्शंस को पॉइंट आउट करना है। तो अभी हमने ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट एज बाइकार्बोनेट आयंस थे उसके अंदर भी इसका रोल देखा था, उससे पहले ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट में भी इसका रोल देखा, और अब ये यहाँ पर भी आप इसका रोल ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन यहाँ पर टिश्यू बेड के अंदर फॉर्म होगा और उसके बाद फिर ये लंग्स में जाके डिसोशिएट कर जाएगा। ठीक है, ये कहाँ पर ये रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है? इन द टिश्यू बेड। और इसका जो रिवर्स रिएक्शन है ये कहाँ पर होगा? द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द लंग्स। जब ये लंग्स में पहुंच जाता है तो उस वक्त ये रिवर्स रिएक्शन परफॉर्म होता है और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ये एल्विलाई में चला जाएगा और हीमोग्लोबिन दोबारा आजाद हो जाएगा। ठीक होगी बात ये। अच्छा, तीसरा मेथड है एज डिसॉल्व इन प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर ये डिसॉल्व होकर भी ट्रेवल करता है एज डिसॉल्व इन प्लाज्मा। तकरीबन 7% ये प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है या फिर प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन कर जाता है। इस तरह से भी इसकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। तो ये तकरीबन टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का 7% इस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा। ये 3 मेथड्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन के। इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वो कंप्लीट हुआ। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.